अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, इसलिए आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज का वाक़या हमें भेजा है इंडिया में रहने वाली हमारी बहुत प्यारी व्यूवर मेघना ने। तो चलिए उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं उनकी आप बीती। मेरा नाम मेघना है, मुझे सब प्यार से मैगी कहते हैं। ये तकरीबन 7 साल पहले की बात है, जब मैं अपने स्कूल के आखिरी साल में थी। फ़िलहाल तो मैं साइंस में मैट्रिक कर रही थी, मगर मैंने आइंदा के लिए आईटी की फ़ील्ड सेलेक्ट की थी और सिलेक्शन का फॉर्म भी भर कर आ गई थी। मेरा शुमार क्लास के काबिल स्टूडेंट में होता है, इसलिए वहाँ भी मुझे हाथों हाथ लिया गया और बआसानी मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया। अब बस मुझे मैट्रिक के नताइज का इंतज़ार था। हम मुंबई के मशहूर शहर बोरीवली में रहते थे। ये फ्लैट मेरी माँ की नौकरी की वजह से हमें दिया गया था, क्योंकि उस वक्त वो जहाँ जॉब करती थी उस जगह से हमारा पुराना घर बहुत दूर पड़ता था। इसलिए इस कंपनी के बॉस ने हमें ये फ़्लैट दिया था ताकि मम्मा को घर से दफ्तर जाने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये फ़्लैट उस ऑफ़िस के बहुत करीब था जहाँ मेरी मम्मा काम करती थी। ये 7 मंजिला इमारत थी, जिसमें हर मंजिल पर सिर्फ़ एक फ़्लैट था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पूरी मंजिल पर सिर्फ़ एक फ़्लैट होगा तो फ़्लैट किस कदर बड़ा और हवादार होगा और कॉरिडोर कितना लंबा चौड़ा होगा। हमारे फ़्लैट का नंबर 2BHK था। हमारे फ़्लैट के बिल्कुल सामने एक लंबा चौड़ा रोड था। वो जगह इतनी खुली हुई थी कि कोई भी वहाँ साइकिल चला सकता था। मैं इतनी वजाहत इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने ख़ुद वहाँ साइकिल चलाना सीखा है। जब मैं इस कॉरिडोर में साइकिल चला रही होती थी तो मालूम नहीं क्यों मेरा कुत्ता लूसी मुझे देखकर भौंकता रहता था। मैं अक्सर उसे नज़रअंदाज करके साइकिल चलाती रहती थी, मगर जब भौंकते भौंकते वो रोना शुरू कर देता था तो मैं परेशान होकर साइकिल से नीचे उतर जाती थी। जैसे ही मैं अपने कुत्ते को प्यार करने लगती थी, उसका रोना बंद हो जाता था। उसका ये रवैया उस घर में जाने के बाद बहुत बदल गया था, जिसकी वजह से मैं परेशान रहने लगी थी। पहले मेरे कुत्ते में बड़ी खुद एतमादी थी, मगर इस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद वो हर वक्त मुझसे चिपक कर रहता था। मैं महसूस कर रही थी कि वो बहुत सहमा सहमा रहने लगा है। मुझे उसके इस रवैये से झुंझलाहट होने लगी थी। वो मुझे कोई काम ठीक से नहीं करने देता था। मेरे कुत्ते को वो फ्लैट जितना नापसंद था, मुझे वो फ्लैट इतना ही पसंद था। मेरी पसंद ऐसी ही है। मुझे बड़े खुले घर बहुत पसंद हैं। मैं वैसे सुकून से पूरी रात सोती रहती हूँ और मेरी आँख नहीं खुलती। लेकिन एक मर्तबा रात के तकरीबन 11:15 बजे थे और मेरे पापा ऑफ़िस से घर आने में लेट हो गए थे और अगले दिन मेरा स्कूल था। मैं इंतज़ार करते करते जब थक गई तो सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मेरी आदत है कि मैं दीवार की तरफ करवट लेकर सोती हूँ। मैंने कमरे में जाकर बिल्कुल अंधेरा कर दिया। फिर जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद की तो अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बिल्कुल बराबर में लेटा मेरे चेहरे के सामने बहुत तेज़ सांस ले रहा है। मैं अपने चेहरे पर गर्म सांसों की तपिश को महसूस कर सकती थी। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा चेहरा जल जाएगा। मैंने घबराकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मैंने अपनी आंखें खोली, दोबारा उसी तरफ करवट ली तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और मैंने उन्हें तफसील से बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरा डर, मेरी घबराहट सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और मुझे तसल्ली देते हुए कहा, फ़िक्र मत करो,
तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मैं एक स्टैचू की तरह पत्थर होकर रह गई। मामा तो मेरी बात को झुठलाकर चली गईं, मगर मैं धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। क्या ख्वाबों में हम गर्म सांसों को महसूस कर सकते हैं? मैंने बड़बड़ाते हुए कई बार ये सवाल दोहराया और दोबारा सो गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मामा का चेहरा खौफ से पीला हो रहा था, जैसे उन्होंने कोई खौफनाक चीज़ देखी हो। मैंने पूछा, माँ सब ठीक तो है? वो बुरी तरह डरी हुई थी। उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ पढ़ो जो मैंने आज तुम्हें सिखाया है। लेकिन जब पापा उस रात ऑफिस से घर आए तो रात के तकरीबन 10:40 हो रहे थे और मुझे सुबह स्कूल भी जाना था, इसलिए मैं सोने के लिए चली गई। मुझे बिस्तर पर लेटे हुए बहुत देर गुजर गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने बार बार अम्मी का खौफज़दा चेहरा था। इसलिए मैंने मामा और पापा के कमरे में जाने का फ़ैसला किया। मैं एक मर्तबा उन्हें देखकर अपनी तसल्ली कर लेना चाहती थी। जब मैं उनके कमरे के दरवाजे के करीब पहुंची तो अंदर से बातें करने की आवाज़ें सुनकर मैं वहीं रुक गई। मैंने मामा को पापा से कुछ कहते हुए सुना कि आज दोपहर को उनके साथ क्या हुआ है, तो मैं खामोश रही और मैंने उनकी बातें सुनी। उन्होंने कहा, मैं दोपहर को सो रही थी और मुझे लगा कि कोई हमारे बिस्तर पर चल रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वहमी नहीं हूँ। मैंने वाकई महसूस किया कि किसी ने मेरे तकिए पर मोहर लगा दी है। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं आया, मगर जब मैंने आँख खोलकर देखा तो मेरे बराबर वाले तकिए पर खून से मोहर लगी हुई थी। आप भी देखिए। ये कहकर उन्होंने यकीनन वो तकिया पापा की तरफ बढ़ाया होगा। मैं मम्मा की बात सुनकर बुरी तरह बौखला गई। पापा भी कुछ घबराए ज़रूर थे, लेकिन पापा को ठीक से यकीन नहीं आया। उन्होंने घबराई हुई आवाज़ में कहा, डार्लिंग, तुम हमेशा काम करती रहती हो और बिल्कुल आराम नहीं करती। मेरे ख़्याल में तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। उसके बाद मामा ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। वो मेरे पापा की ये बात सुनकर परेशान हो गई। दिन गुज़रते गए और मैं उस दिन की बात पूरी तरह भूल गई और दोबारा अपनी रूटीन लाइफ में वापस आ गई। एक दिन मेरे पापा बहुत पहले ऑफिस से आए क्योंकि उनके सर में दर्द था और वो आराम करना चाहते थे, इसलिए वो नहाकर सो गए। मैं लाउंज में टीवी देख रही थी और मम्मा खाना बना रही थी। अचानक पापा चीखते हुए अपने कमरे से बाहर आए, अनु अनु, उस कमरे में कुछ है। मैं और मेरी माँ अंदर गए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, मैं सो रहा था और मुझे लगा कि कोई मेरे सामने सो रहा है और बहुत तेज़ सांस ले रहा है। मैंने अपने चेहरे पर बहुत गर्म सांस महसूस की। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और मैंने उनकी तरफ देखा, क्योंकि पापा के साथ भी बिल्कुल वही तजुर्बा हुआ जैसा कि मैंने अपनी माँ से अपने वाक़ये के बारे में बताया था। हैरानी की बात थी कि माँ ने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर वो कैसे वही बातें दोहरा रहे थे जो मैंने कुछ दिन पहले मामा को बताई थी। मैं पापा की बातें सुनकर चकरा गई थी। तब मेरी माँ ने पापा से कहा, मुझे लगता है कि तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। पापा को माँ से ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अब मैं इन लोगों को क्या कहूँ। अचानक मैं बेबसी से रोने लगी। मैंने मायूसी से कहा, ये क्या हो रहा है यार? ये कोई बुरा ख्वाब नहीं है। बुरा ख्वाब हर कोई कैसे देख सकता है? ये ख्वाब नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि एक बुरा ख्वाब दो लोगों को बिल्कुल एक ही तरह दिखे। हाँ, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? हम शैतानी चक्कर में आ गए हैं। इस घर में कुछ गलत है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। कभी तुम मुझे कहती हो मैंने बुरा ख्वाब देखा है, कभी पापा तुम्हें कहते हैं, और आज तुम पापा को यही बात कह रही हो कि उन्होंने बुरा ख्वाब देखा है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा?
दोनों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने उनके सामने फ्रेंच में ये बात बोली हो और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया हो। मेरे वालिदैन बहुत हैरान थे कि मुझे क्या होता जा रहा है। वो परेशान होकर कहने लगे, क्या कह रही हो मैगी? तुम कैसे कह सकती हो कि ये बुरा ख्वाब नहीं है? मुझे समझाओ, पापा ने कहा। मैं बोली, सबसे पहले हम तीनों ने एक ही तजुर्बा किया और हम उसे बुरा ख्वाब कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि क्या हो रहा है? मैं 13 साल की थी और मेरी इस बात ने मेरे वालिदैन को बहुत चौंका दिया। मगर ये हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद है। मैंने उन फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है। मेरी माँ ने मुझे इस मामले में बिल्कुल परेशान नहीं किया। उन्होंने दादाजी को बुलवाया ताकि मेरा दिल बहला रहे। मैं अपने दादा के साथ रहती थी जब मामा जॉब के लिए ऑफिस जाती थी। हमारे पास एक कुत्ता भी था। एक दिन मैं और दादा घर पर थे और मेरा कुत्ता लूसी सो रहा था। मैंने उस कमरे के अंदर से कुछ सुना, जैसे कोई लड़ रहा है, और ये सच था। वाकई उस कमरे के अंदर से लड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा कुत्ता भी जाग गया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लूसी बहुत बुरी तरह बिदक गया। जानवर हमेशा भूत और रूहों के बारे में सब कुछ जानते हैं। जब भी वो उनके करीब होते हैं तो वो उन्हें महसूस कर सकते हैं। कुत्ते भूतों को देख भी लेते हैं। जब हम उस घर में पहली बार दाखिल हुए थे तो मैंने महसूस नहीं किया था, मगर लूसी को ये घर बहुत नापसंद था। वो हमेशा उस घर से भागने की कोशिश करता था। मैं उसकी नापसंदीदगी की वजह समझ नहीं पाई, लेकिन इस बार मुझे मालूम था कि उस घर को नापसंद करने की वजह क्या है। दरअसल वहाँ जिन्नात और शयातीन का बसेरा था। इस बात का इल्म मुझे पहले नहीं था, मगर मैं अपने वालिदैन को कई बार कह चुकी थी कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो मेरी बात को अहमियत नहीं देते थे। फिर एक दिन मैं कुछ ख़रीदने के लिए नीचे दुकान पर गई। मैंने कहा, चचा मुझे 1 दर्जन अंडे और 2 किलो आलू दो। उन्होंने सामान दे दिया और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम इस इमारत में रहती हो? मैंने कहा, हाँ चचा। क्यों, इस फ्लैट में कुछ गलत है? उस दुकानदार ने कहा, बेटा मैं ख़बरदार कर रहा हूँ तुमको। ये जगह छोड़ दो और चले जाओ। ये जगह खौफनाक है। ये इमारत कब्रिस्तान में बनी है। मेरा ख़्याल है कि तुमने यहाँ बहुत सी चीज़ें देखी हैं। क्या तुमने काला साया देखा है? मैंने कहा, ओह शिट, क्या वाकई यहाँ कब्रिस्तान था और कब्रों को बराबर करके यहाँ इमारत बनाई गई है? और चचा तुम्हें इस तजुर्बे के बारे में कैसे इल्म है, जो कुछ मैं महसूस करती रही हूँ? उसने कहा, बेटा मैं ख़ुद हमेशा अपने पीछे किसी को गर्म सांसें लेते हुए महसूस करता हूँ, या मुझे कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मेरी दुकान के अंदर चल रहा है। मुझे मालूम है कि तुमने भी ये महसूस किया है, इसलिए मेरी नसीहत मानो और इस जगह को छोड़ दो। अगर कोई इस बिल्डिंग में रहने के लिए आता है तो हमेशा के लिए इस जगह से चला जाता है, और कई लोग तो जानी नुकसान भी उठा चुके हैं। ईश्वर का शुक्र अदा करो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जाओ अपने वालिदैन को ख़बरदार करो। अगर वो ना माने तो उन्हें मेरे पास भेज देना, मैं ख़ुद बात करूँगा। मैं सामान लेकर जल्दी से गई। मेरी सांस पहले ही बुरी तरह फूल रही थी और मुझे पसीने आ रहे थे। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से आकर मुझे पकड़ लेगा और मैं अपने घर नहीं जा पाऊँगी। हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी और हम दूसरी मंजिल पर रहते थे। जब मैं पहली मंजिल पर पहुंची तो मैंने किसी को चलते हुए सुना। ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, मगर आवाज़ मुसलसल आ रही थी। इस वाक़ये ने मुझे वाकई बहुत डरा दिया, इसलिए मैं दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। मैंने ये बात दादाजी को बताई। उन्होंने मेरी बात तसल्ली से सुनी। फिर मम्मा पापा को सब कुछ बता दिया। मम्मा पापा आदत के मुताबिक कहने लगे, मैगी तुम किसी अनजान इंसान की बात क्यों सुनती हो?
ये सिर्फ झूठी कहानी है। हमें ये फ्लैट सस्ते दामों मिल गया है, इसलिए लोगों को हमारा यहाँ रहना खटक रहा है। अब किसी पर यकीन नहीं करना, ठीक है? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कितनी उम्मीद से अपने घर वालों के पास गई थी कि शायद अब कोई मुझ पर यकीन करेगा, लेकिन मेरे घर वाले पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। अगले दिन पापा अपनी जॉब ट्रांसफ़र के लिए जोधपुर चले गए और हम इस घर में अकेले थे, मैं, माँ और दादाजी। दादाजी एक कमरे में सो रहे थे और मैं और मम्मा दूसरे कमरे में सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मैं पापा के बगैर सोने की आदी नहीं थी। अचानक मैंने कमरे के अंदर ठंडी हवा महसूस की। हमारे पास एसी नहीं था तो ठंडी हवा कहाँ से आई? मैं बाद में सो गई। मैंने करवट लेकर अपना हाथ अपनी दाईं तरफ रखा। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पास सो रहा है। मैंने सोचा कि पापा वापस आ गए। मैंने माँ से पूछा, माँ, पापा जोधपुर से कब आए? उन्होंने कहा, बेटा वो अभी तक जोधपुर में हैं। वो यहाँ क्यों आएंगे? क्यों, क्या हुआ? मैंने खौफज़दा आवाज़ में कहा, मम्मा, फिर मेरे पास कौन सो रहा है? फिर मैं चीखी और मैंने देखा एक बिल्कुल स्याह साया मेरे पास सो रहा था। चिराग की रोशनी में उसका अक्स बहुत वाज़ेह था। अगले दिन हम एक फ़्लैट ढूंढने गए। अब मम्मा को मेरी बात पे यकीन आ गया था। हम जल्द ही शिफ्ट हो गए। उस दिन से हम किसी भी फ़्लैट को देखने के लिए अपने कुत्ते को साथ लेकर जाने लगे। जिस फ्लैट में पहुंचकर हमारे कुत्ते ने इत्मीनान का इजहार किया, हम वहीं शिफ्ट हो गए और अब ईश्वर की कृपा से हम बहुत सुकून में हैं। मगर अब भी मुझे वो दिन याद आते हैं तो मैं रातों को सो नहीं पाती। सो व्यूवर्स, तो ये थी मेघना की आप बीती। अगर आपके साथ भी कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है या आप किसी वाक़ये के चश्मदीद गवाह रह चुके हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी दास्तान डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल पर। अल्लाह निगहबान।